ठीक है, 1 मिनट रिवाइज कीजिए फटाफट। 4:05 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट रिवाइज फटाफट, क्विकली रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कीजिए फटाफट, जस्ट रिवाइज क्विकली। विल स्टार्ट द क्लास विद इन अ मिनट। 4:05 पे। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग लास्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? एक मिनट है, यार इसको क्या हो गया। चलिए जी स्क्रीन करता हूँ शेयर आपको। नेट की समस्या आ रही है क्या आप लोग को भी, बारिश की वजह से? देखिए रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ा था डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है ना। और उसमें हमने बात किया था, ठीक है ना। ओके, एक बार कंफर्म कर दो यार, अभी बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कंफर्म नाउ। मोबाइल से भी मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ, क्लियर है सभी को? चलिए जी ओके, बढ़िया है। देखिए हमने पढ़ा था भाई, जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और जो फंक्शन होता है, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, एंड रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज हमने पढ़ी थी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं ये भी चीज हमने देखा था, ठीक है भाई। ये चीज हमने देखा था। रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जो हम डिफाइन करेंगे वो आपके कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर में से वो रिलेशन बनेगा, और बाकी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस नहीं होंगे। इस तरीके की चीजें हमने देखी थी। दूसरा चीज हमने देखा था टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। अगर मैं इस तरीके से एक एरो डायग्राम बनाऊं तो ये वाला सेट कहलाएगा, ए से लेकर के बी तक अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जिसमें ये वाला जो सेट है दिस इज कॉल्ड डोमेन। ये वाला जो सेट है इसको बोलते हैं को डोमेन। क्या बोलते हैं जी? को डोमेन। अच्छा, रेंज क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो कि डोमेन के साथ एसोसिएटेड है, वो सारे एलिमेंट्स मान लेते हैं ए बी सी डी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इन डोमेन के साथ एसोसिएटेड है। और ये मान लेते ई और एफ, और ई और एफ जो है इसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इस केस में को डोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज में आ जाएंगे। अगर मैं रेंज की बात करूंगा, ये सब बेसिक बातें हैं,
जस्ट मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ABCD ये रेंज है, और अगर मैं कोडोमेन की बात करूंगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस केस में कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो ऐसा जो फंक्शन होगा जिसमें कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। मैंने याद कैसे करवाया था, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है, और जिसमें कोडोमेन इज इक्वल्स टू हो जाए रेंज उसको बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। यहाँ भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, इक्वल है। 1 बताया था, मैनी 1 बताया था, इस तरीके के फंक्शंस की हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस की, ठीक है ना। जैसे आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया, हालांकि मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने बात पहले भी कर ली थी, लेकिन फिर से एक बार बात करेंगे। मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो। तो इन सारे के सारे फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये सब सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, हालांकि हर क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहती है, ठीक है ना। कोई भी आपको आलतू फालतू की बातें जो है मैं बताता ही नहीं हूँ, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकें, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। चलिए देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे स्पेशल फंक्शंस, मतलब स्पेशल फंक्शन या हाँ स्पेशल फंक्शंस लिखो, स्पेशल फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये फंक्शंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल फंक्शन, उसमें सबसे पहला लिखेंगे मॉडुलस फंक्शन। ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। जब लिख रहे हैं एक साथ तो पूरा ही आ जाएगा, ताकि कभी भी आप रिवाइज करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है दिखेंगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये होता है आपका मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन का सिंबल क्या होता है वो लिखेंगे। किसी को नेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है क्या, एक बार मुझे बताएं, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम दिख रहे हैं। एनीवन फेसिंग नेट इशू? मेरी आवाज आ रही है ना सभी तक? ओके। देखिए मॉडुलस फंक्शन को जो हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से एकदम बेसिक से फिर से बता रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इसके मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है ना, तो ग्राफ से पहले इसके डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं ना, तभी ग्राफ बनाएंगे। जैसे जो आपके पास अगर y इक्वल टू जो मॉडुलस ऑफ x है, देखिए मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखो, चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मॉडुलस फंक्शन ऑफ 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, मॉडुलस फंक्शन ऑफ -2 रखोगे तो भी 2 ही आएगा। ये कैसे करता है कि अगर इसके अंदर का नंबर पॉजिटिव है, अगर इसके अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आ जाता है। अगर इसके अंदर का नंबर नेगेटिव है, अगर इसके अंदर का नेगेटिव है तो ये एज इट इज तो बाहर आता ही है, लेकिन माइनस साइन लेके बाहर आता है। इसीलिए क्या हो जाता है ये, इसलिए क्या हो जाता है ये पॉजिटिव होता है। इसलिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कभी भी मॉडुलस फंक्शन आएगा तो उसको दो पार्ट में ब्रेक करके डिफाइन करेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस x जब x की वैल्यू लेस देन 0। ये समझ में आया, जो डेफिनेशन समझ में आया सभी को, प्लीज टेल। ये डेफिनेशन समझ में आया सभी को?
ये बेसिक चीज है, किसी को नहीं समझ में आया? अच्छा, कुछ कुछ को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आपने तो बोला मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव नहीं, लेकिन ये नेगेटिव हो चुका है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है? माइनस एक्स क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? रिप्लाई करो मेरे को एक बार। माइनस एक्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव? एक बार रिप्लाई करिए, माइनस एक्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव? आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। आपसे पूछ रहा हूं मैं, यू ऑल आर एबल टू हियर मी? यू ऑल आर एबल टू हियर मी? माइनस एक्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव? तो जवाब दो फिर, माइनस एक्स क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये सर लिख रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो भाई। माइनस एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नहीं आता तो डोंट नो लिखो, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरी आवाज पहुंच रही है। माइनस ए इज नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है भाई, ठीक है। कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर ये पॉजिटिव कैसे हुआ? बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये x है, ये तो पॉजिटिव है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे x क्या है बेटा, लेस देन 0। तो कोई भी नंबर यहाँ पे लेस देन 0 है, ये नेगेटिव है। x लेस देन 0 ये नेगेटिव है, और उसके आगे लगा हुआ है नेगेटिव, ये अल्टीमेटली क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव डाल के इसको क्या कर देता है, पॉजिटिव बनाता है। इसलिए मॉडुलस फंक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आई? इसीलिए अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, क्या बोलोगे? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू है, हाँ से बताओ मेरे को, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी? अरे रिप्लाई करो यार, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 0 आ रही है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ आपका अल्टीमेटली जो आया, ये कैसे आया? इस y इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे फाइनली यही हो गया ना, अगर मैं बीच से हटा दूं, यहाँ पे जो मेरे ग्राफ बनेगा सिंपल ऐसे आया, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई था, तो y इज इक्वल्स टू सिंपली x आया जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आया जब इसकी वैल्यू लेस देन 0। इसका ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कैसा फंक्शन आएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पता है सभी को? थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, ठीक है ना, नहीं तो आज की क्लास जो है बोरिंग हो जाएगी, और तुम लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो क्या है कि मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा एक्टिव बनिए और फिर अपन मजे से पढ़ेंगे। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ सभी लोग बनाएं अपने नोटबुक में, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाएं सभी लोग। ड्रॉन y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, इसको स्लोप की जरूरत है भगवान। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए तेरे को स्लोप की जरूरत है। 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा y इक्वल्स टू लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैल्यू पुट करके बनाते हैं भाई। स्लोप बता रहा था कि स्लोप आएगा। स्लोप आएगा मतलब क्या होगा यार, क्या स्लोप आएगा? डन। बेटा y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा,
बिल्कुल एग्जैक्टली 45 डिग्री पे। ठीक है जी, ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ है, लेकिन ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ कौन से रीजन के लिए रखना है सिर्फ बेटा, कौन से रीजन के लिए रखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब जो नेगेटिव वाला जो रीजन है ना उसको नहीं रखना है, तो नेगेटिव वाले साइड को हटा देते हैं, नेगेटिव वाले साइड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा भाई, 10th स्टैंडर्ड में सीखा है ना, वैल्यू पुट करके रखना। y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे, यहाँ पे प्लॉट करोगे x, यहाँ पे प्लॉट करोगे भाई, x की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो -2 आएगा। पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो इस तरीके से आएगा। लेकिन y इक्वल्स टू माइनस एक्स में कौन सा रीजन लेना है, x की वैल्यू लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो इसके पहले होगा, इसके बाद में तो ग्रेटर देन 0 शुरू होगा, मतलब ये वाला पार्ट आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो फाइनल जो आपका फिगर बन गया जो रेड कलर में है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, विक्ट्री साइन। ये जो क्या होता है, अब इस ग्राफ से देख के बताइए, क्या इसकी वैल्यू 0 से नीचे जा रही है, नहीं। क्या वैल्यू 0 हो रही है, बिल्कुल हो रही है बेटा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, टॉपिक है ये फंक्शन, ठीक है ना, उसको ध्यान से पढ़ लो, ठीक है सभी लोग एकदम ध्यान लगा के। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगी बिकॉज इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका रेंज पूछेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, क्या मॉडुलस कभी नेगेटिव हो सकता है, जी नहीं, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसके अंदर कुछ भी फंक्शन डाल दो, कोई सा भी फंक्शन डाल दो मॉडुलस के अंदर, उसके रिजल्ट को क्या कर देता है, वो पॉजिटिव कर देता है, दैट्स इट। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आई तो जल्दी से ओके करके लिखो, फटाफट, फास्ट। अब दूसरा फंक्शन लिखेंगे जी, राइट, सेकंड फंक्शन, ठीक है। कल्पना, कल्पना 0 लिख रहे हो आप, या ओके लिखने की कोशिश कर रहे थे के नहीं लिख पाए आप, इट लाइक दिस, जल्दी से रिप्लाई करें, नहीं तो फिर मैं आगे आपको बता दूंगा क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। सर -1 से नहीं समझा, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, ठीक है जी, -1 से नहीं समझा, -1 से नहीं समझा। देखो y इक्वल्स टू बेटा क्या मैं बोल रहा हूँ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाओगे, सिंपल सा ऐसा ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे रखोगे y, ये 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, यहाँ पे रखोगे x, x की वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। -2 रखोगे तो 2 आएगी, 1 रखोगे तो -1 आएगा। ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे -1 रख रहे हो तो ये 1 आएगा, 0 रखोगे तो 0 आएगा, -2 रखोगे तो 2 आएगा, है ना, इस तरीके से। ये लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, इसको पॉइंट को प्लॉट करोगे तो इस तरीके से आएगा। लेकिन ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कौन से रीजन के लिए है, x लेस देन 0, तो 0 x लेस देन 0 तो ये वाला पार्ट है ग्राफ का, और x ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट है। तो ये हमने जब इधर से इधर बनाया, ये तो सारी वैल्यूज के लिए बनाया, लेकिन हमें ये वाली वैल्यूज को हटानी होगी, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास नहीं होगी, तो जो फाइनल जो ग्राफ बच जाएगा ये विक्ट्री साइन बच जाएगा, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए सेकंड लिखिए ग्राफ, सेकंड जो ग्राफ लिखेंगे ये आपको काम आएगा, क्वेश्चन जब करोगे ना, ग्राफिकल क्वेश्चंस कुछ आएंगे तब आपको काम में आने वाला है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसको ध्यान से समझिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले तो हम इसको समझेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है।
इसको लिखिए, डेफिनेशन क्या होता है। इसको पहले तो ये भी बोलते हैं, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोर फंक्शन क्या बोलते हैं इसको? फ्लोर फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें लिखो, जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिखना। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और ये एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे दिखाते हैं एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझिएगा, ये आपका जो सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो सिंबल होता है इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एक्स। तो इसका जो यार लिखो यार, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे मैंने 2.4 लिखा, ये लिखा मैंने, तो मैंने लिखा इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो आप क्या करोगे, इसको नंबर लाइन सिस्टम पे देखोगे, यार ये जो 2.4 है, इसके पहले का इंटीजर 2 है, इसके बाद का इंटीजर 3 है, तो 2.4 जो है तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू तो ये है, तो इसके जस्ट पहले का इंटीजर जो होगा क्या है, 2 है, तो इसका 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा जी, 2 होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा ही क्यों डिफाइन किया, बिकॉज ये डेफिनेशन है बेटा, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया था, ये मैथमेटिक्स में डिफाइंड है इस तरीके से कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है तो जो x के पहले का जो इंटीजर होगा वो वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है कि भैया ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू को भी क्या करता है, पॉजिटिव, तो फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपको और भी मल्टीपल एग्जांपल्स देके इस चीज को क्लियर करता हूँ। फिलहाल ये बताइए कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुआ। तो अभी मैं मल्टीपल एग्जांपल्स और भी दूंगा, बट कितने लोगों को ये चीज अभी मैं जानना चाहता हूँ एक बार में क्लियर हुआ, जल्दी मुझे बताइए फटाफट। और जिनको नहीं क्लियर हुआ 0 भी लिखिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको कितने लोगों को एक बार में ही समझ में आ रहा है। जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो 0 लिखेंगे फटाफट, सिंपल। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। समझो एग्जांपल मैंने ले लिया 2.5, या बार बार बोलोगे सर 2.5 ले रहे हो, 3.5 ले लिया। 3.5 से जस्ट पहले का इंटीजर क्या आएगा, 3। अगर आपको बना के देखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5, ये 3 और ये 4, तो 3.5 से जस्ट पहले का इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने लिखा 7.21, ठीक है ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.21? हाँ जी, लास्ट क्लास में समझाया था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मतलब कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, दैट वाज द सप्लीमेंट्री क्लास, ठीक है ना। तो आज मैं जो अभी अभी रेगुलर क्लास में जो पढ़ा दिया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब जो एब्सेंट है वो एब्सेंट है, ठीक है ना। दैट वाज सप्लीमेंट्री क्लास और बहुत ही शॉर्ट टर्म में इन्फॉर्म किया गया था, तो इसीलिए आपको ये दोबारा बता दिया जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा भैया 7.21 का 7 होगा, 7.2999 का भी क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है ना। 7.29034 का भी क्या होगा, 7 ही होगा। ये बात समझ में आ रही है, मतलब कि ये बात श्योर है कि 7 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 होगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं नेगेटिव साइड में बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं नेगेटिव के लिए बात करूं, वही सेम कॉन्सेप्ट नेगेटिव के लिए भी लगेगा। इसका ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है ना। अब जो लोग इरेगुलर है फिर मेरे से पूछेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर मैं बोलूंगा भैया वीडियो रेफर करो, सिंपल सी बात है ना। बिकॉज हर चीज को, अब देखो अब मैं बता रहा हूँ तो अभी डिटेल में बता रहा हूँ, अब जब क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो इतना पॉसिबल ही नहीं डिटेल में बताना। ये बात समझ में आ रही है, इस चीज को आप लोग भी समझ लीजिए, है ना। अगर किसी रीजन से आप लोग एब्सेंट होते हैं तो मतलब कोई बहुत ही जेन्युइन रीजन है तो अलग बात है ना। जैसे अभी क्वेश्चन आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर, अभी हम लोग करेंगे डोमेन रेंज में, ठीक है।
अब उस समय कोई को बोलेगा सर पूरा कॉन्सेप्ट बता दो, पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो या तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा या फिर क्वेश्चन कराऊंगा, या फिर आपको सिर्फ उतनी चीजें बताएंगे जाएंगे जितना क्वेश्चंस के लिए रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो सबसे जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं आपके लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ 2.73, इसका बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव ऑफ -2.73, जल्दी से। अच्छा इसका डाउट है सर 0.99 का क्या होगा। पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ -2.73, व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ -2.73, फिर उसके बाद उसके सवाल पे आते हैं भाई। नेगेटिव ऑफ -2.73, कुछ लोग -1 बोल रहे हैं, कुछ लोग -3 बोल रहे हैं। तो क्या है बेटा, देखो ज्यादा डाउट है तो इसको यहाँ पे प्लॉट कर लो। -2.73 किसके बीच में आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। -2.73 का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, समझो -2.73, जस्ट इसके पहले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, -3। क्लियर है। अभी इस बच्चे ने एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर 0.99 का क्या होगा, है ना, ये लिखा हुआ है 0.999 क्या होगा। इसके जस्ट पहले का इंटीजर क्या है 0, इसके पहले का इंटीजर क्या है 1, जस्ट पहले का क्या होगा बेटा 0 होगा। तो अगर इसके आगे लिखा हुआ 0.999 लिखा हुआ है, इसके आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर डाला हुआ है तो 0 होगा भाई। क्या होगा, 0 होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ भाई। अब हम इसका ग्राफ की बात करेंगे। अब ग्राफ में ये कॉन्सेप्ट जो है आपको यूज होने वाला है, तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। ग्राफ में ये सारी की सारी चीजें जब मैं इसका बनाऊंगा तो यूज होगा। बोलो भाई अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो फटाफट, ठीक है। अब इसका ग्राफ लिखो, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक इनफैक्ट दिया हुआ ही नहीं है, डिटेल की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, बट ये यूजफुल है, मतलब यो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे आगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाना जरूरी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसका ग्राफ लिखेंगे, पुट द हेडिंग ग्राफ ऑफ दिस, ग्राफ ऑफ, यहाँ पे लिखो ग्राफ इसका। कोई ग्राफ बना सकता है इसका, एनीवन। देखो ट्राई करते हैं साथ में अपन, ठीक है। ग्राफ के लिए अपन 2 एक्सिस चाहिए होती है, वो 2 एक्सिस बना लिया हमने, ठीक है। इसका ग्राफ ट्राई करेंगे। तो देखो अभी आप ये देखो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, अब मैं यहाँ पे रखूंगा 0। ग्राफ जैसे बनाते हैं, किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या वैल्यू रखते हैं, 3 वैल्यू इधर ले लेता हूँ और 3 वैल्यू इधर ले लेता हूँ, -1 -2 और -3। यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ध्यान से समझना यार, मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ही आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत पड़ेगी ना तो मैं क्लास ले लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, बट आप समझने में जल्दीबाजी मत करना, आराम से समझो, प्यार से, बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अब देखो मैं क्या, जो वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, मैं क्या लूंगा भाई, मेरे को बनाना है किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बनाना है। हमें तो यही पता है, हमने बचपन में भी देखा है कि भाई हमारे पास तो टेबल वैल्यू होती है, टेबलर वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पे अगर मैं 0 डालूंगा, क्या डालूंगा 0, x की जगह पर मैं 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह पे 0 डाल रहा हूँ तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, 0 मिलेगा। ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। ये बात समझ में आ रही भाई, जल्दी बताओ मेरे को, कोई दिक्कत। 0 पे डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, सॉरी y की वैल्यू 0 मिल रही है, यहाँ पे 0 ही लिखा हुआ है। 0 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। यस यस 0 मिलेगा यार, ये ना कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं 0 से 1 के बीच में कोई और वैल्यू डालता हूँ, 0 से 1 के बीच में, देखो ध्यान से सुनो, 0 से 1 के बीच में मान लेते मैं 0.2 डाला, मैंने 0.2 डाला, फॉर एग्जांपल 0.2 डाला, तो फिर भी y की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर भी y की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, 0 मिलेगी। 0.2 डाला, फिर 0.23 डाला, फिर भी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी।
0.99 डाला फिर भी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 0? y इक्वल्स टू 0 का जो ग्राफ होता है ये x एक्सिस होता है, इज योर x एक्सिस। तो जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक है तो y की वैल्यू कंप्लीटली 0 आएगी। लेकिन जब y की वैल्यू में, जब मैं x की वैल्यू को 1 रख दूंगा, जब मैं x की वैल्यू को 1 रख दूंगा, बेटा समझना, जब मैं x की वैल्यू को 1 रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1? बताओ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा, जल्दी बताओ यार, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाओ सेशन में। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू x। 1 या 1 से कम, तो 1 तो है ही ना, खुद में इंटीजर है, तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1? 1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जब मैं इसको, देखो कैसे दिखाते हैं, तो जब x की वैल्यू को जब 1 रखूंगा तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू जंप कर जाएगा, बिकॉज x इज इक्वल्स टू, जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और y की वैल्यू 1 यहाँ पे है। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। और ये 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वैकेंट मिलेगा। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू मिलेगी, बिकॉज हमने तो दिखाना है ना, ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वैकेंट मिलेगी। ये बात क्लियर है भाई? कितने लोगों को ये बात क्लियर हुआ? ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जब x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 0 नहीं है, y की वैल्यू क्या है, 1 है। कितने लोगों को क्लियर हुआ भाई, जल्दी बताओ। ग्राफ बेटा क्लियर कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 से 2 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखता हूँ, 1 से 2 के बीच में 1.1 रखता हूँ, फिर भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। फिर भी y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। y की वैल्यू 1.3 रखता हूँ, फिर भी y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1.9 रखता हूँ, फिर भी y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब 2 के जस्ट पहले तक y की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। और जैसे ही मैं 2 रखूंगा, जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पे ये 2 की वैल्यू नहीं लेगा, ये जंप कर जाएगा एक स्टेप, कहाँ पहुंच जाएगा, 3 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा भैया, एक्सिट, सॉरी 2 पे पहुंच जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को? ये समझ में आ रहा है भाई सभी को? इसलिए मैंने आपको ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट समझाया था। अब मैं 2 से 3 रखता हूँ वैल्यू, जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 हो जाएगा। 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन जैसे ही मैं 3 पे पहुंचूंगा तो ये वैल्यू जंप करके कहाँ पे पहुंच जाएगा, 3 पे। ये ग्राफ, तो ये देखो सीढ़ियों की तरह नहीं चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये सीढ़ी की तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जल्दी मुझे बताओ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन। अरे भाई बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई सभी को, क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ता जाएगा भैया, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे अगर ये 4 होता तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाता, इस तरीके से। क्लियर है सभी को? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं -1। आप x की वैल्यू 0 से लेकर के -1 के बीच में कुछ भी रखो, x की वैल्यू 0 रखो, 0 आने वाली है। अच्छा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आएगी, ठीक है। 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, 0 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, मैं मान लेते लगता हूँ -0.76। बताना क्या आएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.76? बताओ भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। -1 आएगा, ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये -1 आएगा, यहाँ पे देखो, देखो 0 पे 0 आ रहा है। देखो जब आप 0 रख रहे हो तो 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 से -1 के बीच में जो वैल्यू रखोगे, 0 से -1 के बीच में वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये वाला जो ग्राफ है, बताओ मेरे को, ये वाला ग्राफ मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? ये वाला ग्राफ जो है, अगर मुझे ऐसा दिखाना है कि देखो यहाँ पे जब मैं रख रहा हूँ तो ये वाला जो ग्राफ है, देखना ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है, 0, तो ये वाली वैल्यू 0 को शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई। ये वाली वैल्यू यहाँ पे थोड़ा डार्क करता हूँ, 0 को शो कर रहा है। और अगर यहाँ पे वैल्यू 0 को शो कर रहा है
तो यहाँ पे अगर मैं डॉट बनाता हूँ तो -1 को भी शो करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ओपन करना पड़ेगा। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कीप इट ओपन। इसका ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इस वाले ग्राफ का मतलब ये हुआ कि भाई जब वैल्यू आपकी 0 से -1 से लेकर के 0 के बीच में है, या फिर उल्टा देखो, जब 0 से लेकर के -1 पे वैल्यू है तो 0 पे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 से -1 के बीच में जहां भी वैल्यू है ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ये बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। अच्छा -1 पे क्या होगा, -1 पे क्या होगा, अब बताओ मेरे को जल्दी से, व्हाट विल बी द वैल्यू एट -1? -1 पे -1 होगा भाई, सिंपल सी बात है। -1 पे क्या होगा, -1 होगा। तो देखो -1 पे -1 होगा, 0 पे क्या होगा, 0 पे 0 होना चाहिए। और यहाँ पे इसलिए 0 पे अगर मैं ग्राफ को यहाँ पे ऐसे कर देता, अगर मैं ओपन नहीं रखता तो 0 पे -1 भी शो करता और 0 पे 0 भी शो करता, तो गलत हो जाता। इसलिए मैंने इसको क्या किया, ओपन किया। ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। अब मैं आता हूँ -1 से 2 के बीच में। अब मैं -1 से 2 के बीच में रहूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 तो -1 होगा, ये वाली वैल्यू -1 है। अच्छा -1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, समझो मैंने लिखा -1.723, क्या होगा भाई जल्दी से बताओ मेरे को। कोई भी वैल्यू रखा -1 से -2 के बीच में, क्या होगा ग्राफ, व्हाट इज द वैल्यू, बताओ मेरे को। -1.723 -2 आएगा, क्या आएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा फटाफट, क्या आएगा, -2 आएगा। -2 का शुरुआत कहाँ से होगा भैया, यहाँ से होगा। देखो यहाँ से शुरुआत होगा, देखो -1 पे तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये ओपन होगा। और -1 से -2 के बीच में जो भी वैल्यूज है ये मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब -2 से -3 के बीच में रखोगे, -2 पे तो -2 से -3 के बीच में रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -3 मिलेगी। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ेगा इस तरीके। तो ये जो ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। कभी आपको अगर ग्राफ बनाने के लिए आ जाए, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, देखो ये एक स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप ऊपर, ये स्टेप स्टेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई बात समझ में आएगी क्या सभी को? ठीक है। तो ये आपका हो सकता है एग्जाम में आपको ये ग्राफ ना बनाने के लिए आए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 11th-12th में तो खाली उसके लिए नहीं पढ़ सकते ना, आप 11th-12th में आपको कॉम्पिटिटिव एंगल से भी पढ़ना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव एंगल में ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपको बताएगा कि कहाँ पे ये ग्राफ किस तरीके से आपको वैल्यू दे रहा है। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ गया। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं बात करूंगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही आपको ज्यादातर यूज आएगा, 90% क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आएगा यूज में देखने को मिलता है। बट फिर भी एक बार हम जान लेते हैं, बिकॉज अगर आप कहीं देखते हो, कोई क्वेश्चन देखते हो, तो आपको लगना चाहिए ना कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको उसका डेफिनेशन तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो अब लिखेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या लिखेंगे? लीस्ट, ये तीसरे नंबर का फंक्शन है ना, इसको लिखेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एक बार चेक कर लो यार, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया है ना, एक बार चेक करो। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? किया है? ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। अरे कई बार मैं भूल जाता हूँ, फिर इसमें जो किसी रीजन से एब्सेंट होता है फिर उसको मिल नहीं पाता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए लिखिए लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, बस ये ऐसा नहीं लगेगा,
इसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, या इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है, लिख लो इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन लिखिए, ग्रेटेस्ट का सिंबल ऐसा होगा बेटा, ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये ऐसा होगा। अरे ऊपर तो देखा था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही तो था, सामने सामने तो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये होगा आपके पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF एंड LIF, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सर कंफ्यूजन था, ओके, अभी क्लियर हो गया ना सभी को? ये हो गया आपके पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका लिखिए क्या होता है, इंटीजर ठीक है, मोर देन और इक्वल टू एक्स, उल्टा उसका, मोर देन और इक्वल टू एक्स और इक्वल टू एक्स। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, लेट्स हैव द एग्जाम्पल। समझो 2.3, आप लोग दिमाग लगा के बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है, दिमाग लगा के बताइए क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए मेरे को। व्हाट शुड बी द आंसर? 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपने 2.3 मार्क किया, समझो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इस बार बड़ा वाला लेंगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैंने मार्क किया 5.9763, बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? 6 होगा, क्या होगा? 6 होगा। अगर मैंने मार्क किया -9.02, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? -8 होगा, पक्का? इसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन ऊपर वाले को बोलते हैं बेटा, ठीक है। सीलिंग जो फंक्शन रहता है उसको ऊपर वाले को नहीं, सॉरी सॉरी, इसको फ्लोर बोलते हैं ना, इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, बराबर है। इसको फ्लोर बोल रहे तो उसको सीलिंग बोलेंगे, बराबर है। दिस कैन बी कॉल्ड सीलिंग फंक्शन आल्सो, यस यस, इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड सीलिंग फंक्शन, पहले वाले को फ्लोर फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। कंफ्यूजन है तो यहाँ पे देख सकते हो, ये -9 होगा और ये -10 होगा, इसके बीच में कोई वैल्यू होगी तो जस्ट ये वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा, -9 आएगा। ग्राफ आप लोग अब ट्राई करना, इसका मैंने ग्राफ बनाया, जस्ट उल्टा ग्राफ आप लोग ट्राई करना, ग्राफ यू विल ट्राई, ठीक है। ग्राफ आप लोग ट्राई करने वाले हैं, इज इट क्लियर किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, उसको होमवर्क में छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ड्रॉ करके जरूर देखना, उससे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक एक चीज में मिस कर गया इसमें, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मॉडुलस फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसको लिख लो, है ना, वो मेरे दिमाग से निकल गया था, बिकॉज प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए, है ना, मॉडुलस फंक्शन में लिखना प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक साथ आपको सारी की सारी चीजें दिखेंगी, इसको लिख लेना यार, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था प्रॉपर्टीज बताने के लिए। लिख लो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको मिस नहीं कर सकते किसी भी रीजन से। सबसे पहला लिखिए अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया भी है, दोनों तरफ लगाओगे अंडर रूट ऑफ, और एक चीज लिख लेना स्टार्टिंग में, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोलते हैं मॉड एक्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होगा, आज के बाद से क्या होगा, मॉड एक्स होगा, ये लिख लीजिए। अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लगाओगे तो इसको क्या बोलोगे भैया, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए हो जाएगा और इक्वल टू ए हो जाएगा, और इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे कि -a से लेकर के
ए के बीच में होता है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो अभी आप लोग याद रखें सीधा। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्लियर है। दूसरा, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा। इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होगी या फिर एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी। ये होता है, एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होगी या तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी। तीसरा लिखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेटर देन, ये तो हो गया। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी लिख लेना। अच्छा, इसमें इक्वल टू हटा दिया तो हर जगह इक्वल टू हट जाएगा। ठीक है ना, तो वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा कि ए स्क्वायर और एक्स और ये बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ आप मॉड लेते हैं तो ये बनेगा ए, यहाँ पे सॉरी अंडर रूट लेते हैं तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ एक्स और ये बनेगा आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी बी बनेगा, क्या बनेगा, बी बनेगा। ये पहले आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है ना, तो इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। आई विल इरेज दिस। ठीक है, मेरे ध्यान से निकल गया था, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो याद है एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस बी से माइनस ए तक। ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व ये भी करवा दूंगा, आपको प्रूफ भी करा देता हूँ कैसे आएगा। और ये हर जगह इक्वल टू है, तो ये इक्वल टू आएगा यूनियन ए से लेकर के बी तक। ये लेकिन डायरेक्ट ध्यान में रखें, इसको आप लोग डायरेक्ट ध्यान में रखें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये देखो, ये वाला थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको उसके बाद हम इस वाले पार्ट के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, इस वाले पार्ट के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने लिखा ना आपको, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए स्क्वायर, ए लेस देन ए स्क्वायर था ना, ए था सॉरी, और ये था बी। इसको सॉल्व करना है, तो अगर इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे ना, तो मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आएगा और मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यार एक्स की वैल्यू ए से बड़ी आएगी या फिर एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी आएगी। इसको सॉल्व करोगे, मॉडुलस ऑफ एक्स है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस बी से लेकर के बी तक। इन दोनों का हम कंबाइन ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों का कंबाइन ग्राफ बनाते हैं भैया। यहाँ पे बना देंगे माइनस ए, यहाँ पे बना देंगे अच्छा, इसमें ए और बी में ऑब्वियस सी बात है बड़ा कौन होगा, बी बड़ा होगा, है ना। तो बी बड़ा होगा तो छोटे में इस तरीके से आ जाएगा माइनस बी माइनस ए, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। क्लियर है भैया, ए से बी के बीच में तो बी बड़ा होगा ना, और नेगेटिव में करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अगर x की वैल्यू a से बड़ी है, x की वैल्यू a से बड़ी है तो यहाँ से x की वैल्यू a से बड़ी है और माइनस a से छोटी है। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है माइनस b से b के बीच में, और ये हर जगह क्लोज रहेगा, हर जगह क्लोज रहेगा। तो इसका जो फाइनल जो कॉमन इंटरसेक्शन जो आएगा, दिस विल बी योर कॉमन इंटरसेक्शन। समझिएगा कौन सा कॉमन इंटरसेक्शन है, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज द कॉमन रीजन। ये आपका सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस रीजन में, और ये वाला रीजन आपका कॉमन रीजन है, इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है आपको, माइनस बी से लेकर के माइनस ए तक, और यहाँ पे आएगा यूनियन ए से लेकर के बी तक। ये जल्दी से मुझे रिप्लाई करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट रिप्लाई करें जी, फास्ट, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बोलो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कुछ चीजें याद रखेंगे, बहुत ही आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस करेंगे अभी, अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग और पढ़ ले 2-3 फंक्शन, फिर हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। ये मैंने बता दिया आपको, मॉडुलस फंक्शन बता दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दिया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन बता दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैसे प्रॉपर्टीज जितनी मैंने बताई आपको, उतना ही आपको काफी है, उतने में ही आपका काम चल जाएगा। बाकी
वही चीज है, अलग से कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसी वाली प्रॉपर्टी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जो भी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उससे काम चल जाएगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी काम चल जाएगा। अब लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन लिखें, लिखें इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये चौथा फंक्शन लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड लाइक दिस, करली ब्रैकेट में x लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, और इनफैक्ट अगर बोला जाए तो 0 से 1 के बीच में होती है, लाइज बिटवीन, दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। अच्छा 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 होगा और ये 1 होगा, इस तरीके से लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अब ये समझते हैं क्या है, जैसे मैंने यार इसके अंदर लिख दिया 2.4, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट 2.4, बताओ 2.4 का, और एक चीज और भी लिखना कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डिफाइन किया हुआ है ना, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है, इसको क्या करिएगा, स्टार मार्क कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कैसे डिफाइन करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से डिफाइन करते हैं। तो अगर 2.4 को डिफाइन करना होगा तो डिफाइन करेंगे 2.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4। अब देखो 2.4 एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4, ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखोगे 2, दैट मींस फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 4 आ गया। ये बात समझ में आ रही है। और आपको ये भी दिख रहा है कि जो फ्रैक्शन बना रहा है, बेसिकली अगर फ्रैक्शन की बात करोगे तो 2 प्लस 0.4 मतलब ये फ्रैक्शन बना रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.4। ये बात समझ में आ रही है सभी को, ये बात समझ में आ रही है सभी को। अच्छा जी, अब ये मुझे बताना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, जल्दी से मुझे बनाना, -2.4 क्या होगा, बताइएगा फटाफट। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4, रिप्लाई मी फास्ट। What is the fractional part of -2.4? 1 होगा। अच्छा समझ आने का नहीं है, लिखने का रिप्लाई है, ओके 0.6। अच्छा भाई पक्का श्योर, दे देखिए क्या होगा भाई, देखिए क्या होगा, इसको लिखेंगे 2.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.4, तो ये हो जाएगा आपके पास -2.4 माइनस व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.4, 3 आएगा, क्या आएगा -3 आएगा, और यहाँ से -2.4 और ये क्या हो जाएगा +3, आंसर क्या आएगा आपके पास 0.6, तो बिल्कुल सही है। तो आप देखो आपका नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। अच्छा 2. अगर मैं बात करूं व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, ये थोड़ा रिप्लाई करना मेरे को, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज इसको लिखोगे 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो लिखोगे 2 एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, 0 आएगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 0 आपका हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 हो सकता है, तो 0 पे मैंने क्या किया है, क्लोज किया है। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 हो सकता है क्या, 1 फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, जल्दी मुझे बताएं, कैन 1 कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी 1, ठीक है, बिकॉज अगर 1 हो जाएगा तो कंप्लीट पार्ट बन जाएगा ना भाई, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी 1, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ये 0 हो सकता है 1 नहीं हो सकता, इसलिए 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, 1 पे ओपन ब्रैकेट है।
आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये आपको है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में। इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्लास है, थोड़ा समझने में आपको टाइम लेना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और चूंकि ये वाला पार्ट जो होता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, इसमें स्कूल वगैरह में चूंकि एनसीईआरटी में है नहीं तो पूरा का पूरा स्किप कर देते हैं। ना तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, फिर अगर मैं इधर भी अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा फिर ये पार्ट आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना, फिर आपको 12th में पढ़ना होता है, 12th में नहीं तो पूरा का पूरा जो है आपका फंक्शन वीक हो जाता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के सारी की सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ लिया जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इस सभी लोग रेडी हैं? यू ऑल आर रेडी टू ड्रॉ द ग्राफ? अरे बोलो यार, कोई जोश नहीं है आप लोगों में, नो एंथुसियाज्म। कितने लोग हैं भाई? 16 लोग हैं, सारे निकम्मे बैठे हुए। ठीक है, अरे रेडी, चलो भाई तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में तो अपने को वही करना होता है भाई, यहाँ पे 0 लगा दिया, अपना वही घिसा पीटा रूल है ना, 0 लगा दिया। यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या है 2, वहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 से ऊपर जानी नहीं है तो 1 नेगेटिव होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 0 से 1 के बीच में अब मैं चलो x की वैल्यू में 0 से x की वैल्यू, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0? फटाफट बताते चलिए, ग्राफ एकदम बनाएंगे जल्दी से। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0? जवाब देते चलिएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0? 0 होगा। अभी देखो मैंने माना है y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये मैंने माना है y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पे है y और यहाँ पे x, मैंने x की जगह पे 0 रखा तो y क्या आएगा? 40 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0, 0। x की जगह पे मैंने 0.2 रखा, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट? x की जगह पे मैंने 0.2 रखा, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2? व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2? सॉरी, ये वाला सिंबल आएगा, बताइएगा फटाफट। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2? रिप्लाई करिए फटाफट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 0.2 आएगा, क्योंकि आएगा 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2। ये आएगा 0.2 माइनस व्हाट इज ग्रेटेस्ट? 0 आएगा, मतलब 0.2 आने वाला है। बढ़िया है जी, ठीक है। अच्छा 0.9, 0.9 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, सॉरी व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 0.9 आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये अच्छा, आगे मैं कुछ भी वैल्यू लिखूं, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.7 आएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ ना कि यार यहाँ देखो x इज इक्वल्स टू y की कंडीशन मिल रही है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ मिल रहा है भाई। x इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू 0, x इज इक्वल्स टू 0.2 तो y इक्वल्स टू 0.2, 0.9 तो 0.9, क्या x इज इक्वल्स टू y की कंडीशन मिल रही है? अरे बताओ, बताओ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, यस और नो? इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y, जब मैं x की वैल्यू 0 से 1 रखता हूँ तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाऊंगा ऐसा। और 1 पे क्या मिलेगा? व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1? जल्दी बताइए, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1? व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1? 0। तो अभी कहाँ पे करना पड़ेगा 0? अब देखो अगर मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ, अगर मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ तो x इज इक्वल्स टू 1 पे y की क्या वैल्यू डिनोट कर रहा है? अगर मैं एक ग्राफ ऐसे ही बनाऊं, अगर मैं इसको डिनोट करूं तो x इज इक्वल्स टू 1 पे y की क्या वैल्यू डिनोट हो रही है? 1। इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू डिनोट हो रही है 1, तो ये तो गलत है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। और अगर इसको मुझे करेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? व्हाट आई विल डू, x इज इक्वल्स टू 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए 0, तो यहाँ पे इसको ओपन कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? अब ये हो जाएगा 1,0। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई?
जल्दी बताओ, जल्दी। क्लियर है जी? क्लियर करके लिखो, बिकॉज पहले का भी रिप्लाई 01 आ रहा था ना, समझ में नहीं आ रहा था। फिर जल्दी से मुझे क्लियर करके जवाब दो, क्लियर रिस्पॉन्ड करो फटाफट। अच्छा, 1 से 2 के बीच में बनाऊंगा, कोई भी वैल्यू मैं 1 से 2 के बीच में लेता हूँ। देखो कोई भी वैल्यू मैं 1 से 2 के बीच में लेता हूँ, फिर से y = x का ग्राफ आएगा। देखो एक बार और लेके दिखा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपकी खुशी और संतुष्टि के लिए। 1 से 2 के बीच में कुछ भी लिया मैंने, मान लेते 1.2 लिया, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 1.2 लिया, बताना 1.4 लिया, 1.9 लिया, 1.99 लिया, बताओ क्या आएगा? व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2? व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 रिप्लाई करते चलो भाई फटाफट। 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या आएगा भाई? 0.2 आएगा भाई, बहुत बढ़िया। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.2 आएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आ जाएगा 0.2। 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.4? 1.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4, 0.4 आएगा। क्या आएगा? 0.4 आएगा। अच्छा, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9? 0.9 आएगा। और ये क्या आएगा? 0.99 आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब आप क्या बोल सकते हो इसमें, इसमें x और y में कैसा रिलेशन है? इसमें x और y में, y और x में कैसा रिलेशन है? y और x में कैसा रिलेशन है? ये आपका x है, ये आपका y है। तो आप क्या बोल रहे हो कि अगर x में मैं 1 ऐड कर दूं, ये आगे 1 1 शिफ्ट हो गया है। मैं अगर 1 ऐड कर दूं, मतलब y = x + 1 का रिलेशन है। अरे है कि नहीं? जल्दी मुझे बताओ, क्या y = x + 1 का रिलेशन है? यस और नो? यस और नो? जल्दी मुझे बताओ, क्या y = x + 1 का रिलेशन है? इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ को y = अगर x + 1 का ग्राफ बनाना है, तो मैं इस वाले ग्राफ को जस्ट एक यूनिट आगे शिफ्ट कर दूंगा। जब मैं y = x का ग्राफ ऐसा था, तो y = x + 1 का ग्राफ ऐसा होगा, बिकॉज y में ऐड हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो ग्राफ है, तो सिंपली इतना नहीं भी आता तो छोड़ो ना यार, y = x + 1 का ग्राफ बनाओगे? y = x + 1 का ग्राफ नहीं बनेगा तुमसे। यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे, ये ऐसे ऐसे वैल्यू पुट करके बनाएंगे, इसका ग्राफ जो है इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा, फिर ये आगे ऐसे चलेगा। ठीक है, ये वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा? 1 आएगा, फिर यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे आएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरीके से जो ये वैल्यू आती है, दिस इज योर ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये किसका ग्राफ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ध्यान रखिएगा, ये किसका ग्राफ है जी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बिकॉज ये आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा। यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था वही था, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड होगा, और यहाँ पे आगे जाएगा तो इस तरीके से, फिर आगे आएगा तो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आगे आपका बढ़ता जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ठीक है, दो ग्राफ मैंने आपको बताया। ठीक है, कौन कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना? ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले आज का जो क्लास है ना, इसको दोबारा देखना घर पे जाके, दोबारा सारी की सारी चीजों को खुद से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना? विदाउट फेल देखना है आज की क्लास को। ठीक है ना? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है आप लोग के लिए, तो ध्यान रखना इसका। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? सिग्नम फंक्शन। लिखिए, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन किसकी बात करेंगे जी? सिग्नम फंक्शन। वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको देखने को मिलेगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, डिफाइंड इस तरीके से होता है। डिफिनेशन क्या है वो लिखिए सिग्नम फंक्शन का। ये होता है आपके पास मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स। ठीक है ना? मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स कब? जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0।
और ये होता है 0 जब x इज इक्वल टू 0। ये इसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ आप लोग बनाएंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू, fx को हमेशा क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस x बाई x। और इस इन कंडीशंस में कि x नॉट इक्वल टू 0 पे 0 होगा एंड x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। सभी लोग इसको ट्राई करें, जल्दी ट्राई करें भाई, ठीक है, फास्ट। और जो जिन्होंने भी अगर ड्रॉ कर लिया है, ड्रॉ करने के बाद मुझे डन का रिप्लाई करने वाले हैं आप लोग। रिप्लाई डन आफ्टर डूइंग दिस, जल्दी से फास्ट डन का रिप्लाई करिए। ग्राफ बनाइए फटाफट। एक सूरज का रिप्लाई आ रहा है डन का। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1 और -1 आएगी। अब ध्यान दीजिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, आपको पता है ब्रेक होगा, मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा x और अपॉन x। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब इसका मतलब ग्रेटर देन 0 पे 1 आएगा, और ये हो जाएगा -x बाई x। जब आपको पता है x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब ये आएगा -1, और ये आएगा 0 जब x की वैल्यू क्या होगी 0। इसी का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। फंक्शन में आपको एनालिटिकल अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच दोनों क्लियर होने चाहिए, तब मजा आएगा फंक्शन पढ़ने में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अभी y इक्वल्स टू किसका ग्राफ बनाता हूँ मैं, 1 का ग्राफ बनाता हूँ। तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ कैसे बनता है, जब x की वैल्यू, लेकिन हाँ इसमें ये वाला ध्यान रखिए, ये रेंज क्या होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे हो गया -1। तो यहाँ पे अच्छा पहले ये देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, पहले 0 से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज x इज इक्वल्स टू 0, ये ग्राफ हो गया 0 का। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दो। x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है आपका 0 है। अच्छा x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या है, x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला साइड होगा ग्रेटर देन 0, दिस इज x ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज x लेस देन 0, है ना। ओरिजिन के राइट साइड में ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, अरे भाई बोलो, x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। अब समस्या ये है कि x इज इक्वल टू 0 पे भी 1 आ रही है, मतलब x 0 और 1 दोनों पे वैल्यू अगर 1 आ रही है, ऐसा कैसे होगा भाई। x इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पे भी वैल्यू 1 आ रही है और x ग्रेटर देन 0 पे भी वैल्यू 1 आ रही है, ऐसा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि ये इसने डेफिनेशन क्लियरली बोला है कि x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है एंड x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है, मॉडुलस x बाई x। बिकॉज आपको ही पता है कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, मतलब ये वाली वैल्यू को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। मतलब 0 पे ये वाली वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, बाकी हर जगह पे क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ये ग्राफ ऐसे बनेगा और यहीं पे -1 आएगी। इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा। कितने लोगों को ग्राफ क्लियर हुआ, जल्दी से मुझे बताएं, कितने लोगों को ग्राफ क्लियर हुआ, जल्दी मुझे बताइए फास्ट। बिकॉज जब आप x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखोगे बेटा तो ये डिफाइन नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, लेकिन ये जो ग्राफ होगा मॉडुलस ऑफ x बाई x किसके लिए, जब x नॉन जीरो है। ये बात समझ में आ रही है। तो कई बार आपको बोलेगा सिग्नम फंक्शन का, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, बताओ सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन, रेंज क्या होगा बताना। अगर आप दिमाग लगा के पढ़ रहे हो तो रेंज बता दोगे मेरे को, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन, जल्दी बताओ जी फास्ट। व्हाट इज द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन, रिप्लाई मी फास्ट, रेंज क्या है।
सूरज का आंसर आया है -101। अच्छा जी, -101। क्या मैं -1 से 1 लिख सकता हूँ ऐसा? क्या मैं -1 से 1 लिख सकता हूँ? मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगी। एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, -101। -101 बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। अब लिखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये आपका कौन सा ग्राफ होगा चेक कर लेना, जो भी नंबरिंग है 5वां होगा मेरे हिसाब से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है ए रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, और इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ये जब कई बार आप इसका सवाल करोगे डोमेन वगैरह का, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? और ग्रेटर देन 0 मतलब नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड दिस कैन नॉट बी 1। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन सुन लेना भैया। हर, जैसे मैं बोलूं कि -2 रेज टू द पावर 5, ये एक्सपोनेंट है क्या? एक्सपोनेंट क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो करेगा? नहीं शो करेगा भैया, ये नहीं शो करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस तरीके से ए की वैल्यू मैं नेगेटिव नहीं रख सकता, क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैं 0 रख सकता हूँ? क्या मैं 0 रख सकता हूँ? अरे बोलो, क्या मैं 0 रख सकता हूँ? देखो यहाँ पे जो मैंने ग्रेटर देन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया, मतलब मैं 0 भी नहीं रख सकता। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के बाद से हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पढ़ते थे ना 9th स्टैंडर्ड में, ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन, तो ये हमेशा इसमें जो ए होता है, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए आप जितने भी नंबर्स देखते हैं उसमें, ठीक है ना, उसमें तो हालांकि नंबर्स वगैरह में मान लेते हैं -2 रेज टू द पावर 5 बोल दे कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट करते हैं, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब बात आएगी तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, -2, अच्छा नहीं, लेकिन ये बताओ मेरे को, -2 रेज टू द पावर 5 हम क्या होगा वैल्यू? चलो इतना छोड़ दो, -2 रेज टू द पावर 4 क्या होगा? बताओ जल्दी से। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है तो -2 रेज टू द पावर 4 क्या होगा? डिफाइन होगा कि नहीं होगा? 32 होगा। देखिए, जब आपको, देखो बेटा, ये एक पॉलिनोमियल टाइप का आ जाता है, लेकिन जब इसमें अगर मैं फंक्शन लगा दूंगा ना, तो फंक्शंस के टर्म में डिफाइन नहीं होता, बिकॉज अभी आप देखो, अब आप समझने के काबिल हो चुके हो, बिकॉज यहाँ पे ये वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपका 32 होगा, आंसर सही है। एक्सपोनेंशियल और जो लॉग होता है, ये आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं? इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो लॉग जो होता है, जैसे देखो, अगर मान लेते लिखा हुआ है कि 10 रेज टू द पावर 2, समझना थोड़ा, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू, मान लेते मैंने मान लिया x। अब जब लॉग लगाओगे, तो इसको क्या लिखोगे? जब लॉग लगाओगे तो ये जो 2 इज इक्वल्स टू लिखोगे लॉग x लिखोगे, और ये जो बेस है ना इसमें आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा कि भाई ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये लॉगरिथम का बेस हो चुका है। किसका बेस हो चुका है? लॉगरिथम का बेस हो चुका है, और लॉगरिथम का बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लॉगरिथम का बेस कभी भी 0
नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बात वही हो गई कि भाई, ये बात तो वही हो गई कि अगर ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक तरीके से जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। ये पॉलिनोमियल है और इक्वल टू 0 लगा दिया तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। तो अगर ये इक्वेशन के टर्म्स में रह गया, ठीक है ना, अगर ये इक्वेशन के टर्म्स में रहेगा तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, नेगेटिव का लॉग ही नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। सिंपली अगर आपको बोल दे भैया 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 रेज़ टू द पावर 2 कैलकुलेट करो, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर इक्वेशन के टर्म्स में देगा तो कैलकुलेट आपको मतलब डिफाइन नहीं होगा, फिर लॉगरिथम उसका डिफाइन नहीं होगा। चलो सिंपल यार, इतना छोड़ो, सिंपलीफाई करता हूँ मैं। सिंपलीफाई ये है कि भैया ये कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। देखो सिंपल है, इतना ज्यादा दिमाग जो है, अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करो। सिंपल है, ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है? नो क्या भाई, नो क्या, व्हाट इज नो? देखो भाई सिंपल सा दिमाग लगाओ कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा और 1 नहीं होगा। ये ग्रेटर देन 0 आएगा और 1 नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा? बिकॉज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। तो लॉग, अगर एक्सपोनेंशियल डिफाइंड है तो लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए। लॉग डिफाइंड होता नहीं है, ए की वैल्यू 0 पे डिफाइंड नहीं होता, ए की नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता, ए इक्वल्स टू 1 पे भी डिफाइंड नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा जी? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसमें दो केसेस होते हैं। इसमें कितने केसेस होते हैं? दो केसेस होते हैं। एक ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये वाली वैल्यू बताओ क्या होगा। ये x इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाला x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1। एक ग्राफ तब होता है, दिस इज योर y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x का ग्राफ है, ठीक है ना, और ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। ये ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखो ये जो a है, ध्यान से सुनो, ये जो a है इसका जो एक्सपोनेंट a है, अगर ये a, देखो दो चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें नहीं, दो चीजें हो सकती हैं। देखो नेगेटिव तो होगा नहीं, ध्यान समझना, नेगेटिव तो होगा नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। तो ये जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करके निकाल भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ पॉइंट पुटिंग से निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इस ग्राफ को ध्यान में रखेंगे। ये क्लियर है? तो ये पहला केस हो गया। अब जब दूसरा केस आएगा, इस साइड पैरेलली ड्रॉ कर देता हूं मैं। जब दूसरा केस आएगा तो यहाँ पे ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो यहीं पे होगी 0 और 1, और ये जो ग्राफ बनेगा बेटा, ये बनेगा, ये भी y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x का ही ग्राफ है। दिस इज आल्सो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x, लेकिन इसमें a की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में है। a लाइज बिटवीन 0 to 1। अब ये सही लिखा है मैंने, इक्वल टू लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आज की क्लास जो है टोटली कॉन्सेप्चुअल क्लास है भाई, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सभी को? a की वैल्यू जो है हमेशा किसके बीच में है? इस वाले केस में 0 से 1 के बीच में। तो ये दो ग्राफ आप ध्यान में रखेंगे, ये दो ग्राफ आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक चीज आता है, e रेज़ टू द पावर x कई बार आप देखते हैं, और e रेज़ टू द पावर कई बार आप क्या देखते हैं? माइनस x देखते हैं। तो e क्या है? e की वैल्यू होती है, कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? e की वैल्यू होती है 2.73। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? 2.73। तो ये जो e की वैल्यू 2.73 है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो ये ग्राफ भी जो आएगा ना, e रेज़ टू द पावर x का जो ग्राफ आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये भी e रेज़ टू द पावर x का भी ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। ये भी ऐसा ही दिखेगा भैया, ये भी e रेज़ टू द पावर x का ग्राफ है। ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज ये 2.73 है, e की वैल्यू 2.73, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स अगर बात करें तो e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ यहाँ पे वही आएगा 0 1, ये आएगा e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ आएगा, माइनस लग गया इसलिए। ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, इज इट क्लियर?
ये तो माइनस लगने की वजह से, और ये जो ग्राफ आया है 0 और 1 वाली कंडीशन से, मतलब ग्रेटर देन 1 और 0 से 1 के बीच वाली कंडीशन है, ये लिख लीजिएगा जी। ये दोनों ग्राफ आप बना लीजिए, ये दोनों ग्राफ आप लोग बना लीजिए। फिर अपन बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, पुट द हेडिंग ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट है जो भी आपका 6th है 7th है जो भी है, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है भाई? ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन? ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। ये डायरेक्टली इसका ग्राफ ध्यान में रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना ही है ना तो लॉग टेबल से आपका इसका ग्राफ बनेगा, अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग पॉइंट्स पुट करो, इसका ग्राफ बनेगा। जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब ये जो लॉग होगा ये होता है 1,0, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, दिस इज 1,0। क्या आप मुझे इस ग्राफ से डोमेन बता सकते हैं इसका? क्या आप मुझे इस ग्राफ से रेंज बता सकते हैं? ये बताइए मुझे पहले। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डोमेन एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेंज आफ्टर लुकिंग एट दिस ग्राफ? जल्दी से मुझे बताइए, आप डोमेन और रेंज बताना है आपको। फटाफट बताइए जी, फास्ट। और अभी मैं लॉग का ग्राफ बताने के बाद अब मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। इसमें भी जो लिखते हैं हम लोग y जो लिखते हैं, देखो लॉग कैसे लिखते हैं, है ना, f(x) = log, यहाँ पे लिखते हैं बेटा x और यहाँ पे लिखते हैं a, log x to the base a। अच्छा ये देखो जो जो a था आपका किसमें, एक्सपोनेंट में था, उसके बेस में आ गया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है a वाले जो होगा a की वैल्यू, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बिकॉज जो बेस में था वही तो एक्सपोनेंट में क्या है, कन्वर्ट कैसे होता है बेटा, a⁻x अगर मैं y मानूंगा तो x क्या हो जाएगा, log y to the base a हो जाएगा। ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है। दैट मीन जो कंडीशन यहाँ पे थी वही कंडीशन यहाँ पे लगेगी, और यही रीजन है कि log का जो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो ये a के लिए फिर से वही होगा, a शुड बी ग्रेटर देन 1, a शुड बी ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आ रही है सभी को? a शुड बी ग्रेटर देन 1। और दूसरी बात, ये जो लॉग का जो ग्राफ होता है ये कभी भी 0 हो रहा है? पहले इसमें रेंज बताइए मुझे, इसका रेंज तो किसी ने बताया नहीं यार। व्हाट इज द रेंज? ये वाली वैल्यू कहाँ तक जा रही है यार, -∞ तक जा रही है, और ये वाली वैल्यू कहाँ तक जा रही है, +∞ तक जा रही है। इसका रेंज क्या होगा, -∞ से +∞। व्हाट इज द रेंज? -∞ टू +∞, -∞ टू +∞। अच्छा कोई लिख रहा है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर होगा क्या, वेदर द रेंज विल बी ऑल रियल नंबर? -∞ टू +∞ मतलब ऑल रियल नंबर। ओके, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जल्दी बताइए मुझे, क्या ये बात सही है? इसका 0 होगा, वेदर द ग्राफ विल बी 0। कहां पे ग्राफ की वैल्यू 0 हो रही है, कहां पे ग्राफ की वैल्यू 0 हो रही है? एनीवेयर इट इज बिकमिंग 0, हो रही है ना यार। देखो ग्राफ पे वो तो जवाब ही नहीं दे रहे। देखो 1 पे क्या आ रहा है, ग्राफ की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, और यहाँ पे क्या, इसी को क्या बोलेंगे, रे आर बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। साहिल माने बोला है नो। अरे भैया ग्राफ की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, जहाँ पे ग्राफ की वैल्यू वहां पे 0 होती है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये जो ग्राफ है कहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। तुम और कहाँ 0 देख रहे हो भैया, 0 यहाँ पे मत देखो, ये ओरिजिन है। ग्राफ की वैल्यू कहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे वो x एक्सिस को कट करता है। x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1,0 पे कट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 भी है, नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है, तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या फिर -∞ टू +∞। डोमेन बताओ, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन? थोड़ा रिप्लाई करो यार, नहीं तो क्लास एकदम बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो कैसा है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाता, इससे बढ़िया मैंने सोचा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, और उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें क्वेश्चन कराऊंगा। डोमेन बताओ यार, कहाँ से कहाँ तक है? क्या वैल्यू 0 है? नहीं भैया 0 नहीं है।
क्या वैल्यू इन्फिनिटी तक है? हाँ जी इन्फिनिटी तक है, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। नेगेटिव में है क्या? नहीं, नेगेटिव में वैल्यू रखोगे तो डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या होता है? 0 से लेकर इन्फिनिटी। और रेंज क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है जी, ठीक है जी। डोमेन क्या होगा? 0 से लेकर के इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये ग्राफ होगा। और ये ध्यान रखें, ये कब ग्राफ बनेगा? जब a की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू, ये वाली जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, सिंपल सी बात है। और डिक्रीजिंग ग्राफ कब बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा बनेगा। इसी में इसका डिक्रीजिंग ग्राफ अगर बनाना हो तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक दिस। इस सब ग्राफ को अपने ध्यान में रखना, ये 1,0 ही रहने वाला है। इस केस में क्या होगा? a की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है। और ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a का ग्राफ। ये भी ग्राफ किसका है? y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a। मतलब हमें अगर ग्राफ देखना है तो उसका हम पहले क्या देखेंगे? बेस देखेंगे कि बेस 0 से 1 के बीच में है और 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग आएगा और 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग आएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये आपका हो गया ग्राफिकल सेक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लॉगरिथमिक लॉग के बारे में, लॉग के बारे में आपको जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी है फाउंडेशन बैच में, इसमें कितने स्टूडेंट्स लॉग के बारे में हमको पता होना चाहिए? ठीक है, चलो एक मैं टास्क देता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे पूरा लॉग नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पूरा लॉग पढ़ा दूंगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा मैं बता दूंगा। आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है ना, दैट यू कैन बी कंसिडर टू बी होमवर्क। आप लोग यूट्यूब में सर्च करना लॉगरिथम, ठीक है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन सर्च करना कुछ भी, ठीक है। वहां पे स्पेलिंग देख लो यार, ठीक है ना, लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन सर्च करना। और वहां पे आपको सारा का सारा एक बार आप पढ़ लेना वहां से, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, तो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं बस फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन के, ठीक है। और जितना पॉसिबल है मैं समझा देता हूँ, मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा। अगर और नहीं समझ में आ रहा तो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूले है लॉग, ठीक है ना, ए बी, कुछ भी बेस हो, ठीक है ना, तो इसको क्या लिखते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब हम बेस क्या एज्यूम करते हैं? 10। ये भी एक जनरल सा चीज है। और अगर मैं ln लिख रहा हूँ, इसका मतलब बेस क्या होता है? e होता है। ये लिख ही लेना भैया, बेस क्या होता है? e होता है। और अगर मैं log लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? बेस होता है 10। बेस क्या होता है? 10 होता है। इसको लिख लेना, नहीं तो आप लोग अभी बिगिनर्स स्टेज में हो, छोटी छोटी बातों के लिए भी आप लोग परेशान हो जाते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या आता है? ये वाला फॉर्मूला log a बाई बी। फाउंडेशन बैच में मैंने सारी की सारी चीजें बता रखी है, तो जो लोगों ने अटेंड किया होगा उनको सब आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं किया प्लीज ध्यान दे दीजिए, ठीक है। log a बाई बी होता है log a माइनस log b। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है log a रेज टू द पावर m, ये होता है आपके पास m log a, ठीक है जी। चौथा होता है आपके पास log a टू द बेस b। इसको आप लिख सकते हो log a और log b, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पांचवा होता है आपके पास log a टू द बेस b। इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो 1 अपॉन, इसको लिख सकते हो log b टू द बेस a। ये 5 फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी अगर ये 5 फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में है तो बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यूट्यूब पे मैंने आपको सर्च करने के लिए बोला, थोड़ा सा आपको और इसके बारे में ग्राफ व्राफ थोड़ा 3D वगैरह से कुछ दिखाएंगे सर, ये तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। एक फंक्शन बच गया है, रूट स्क्वायर रूट फंक्शन भी चलो लिख ही लो, सब हम लोग सब पढ़ा दिया तो ये भी लिख लो, ठीक है। ये आई थिंक कौन सा था? 7वां था, 8वां था, जो भी है। अभी देखो ये आपका ग्राफ होता है भैया, ये बताना किसका ग्राफ है, कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ ये कमेंट करके किसका ग्राफ है। ये इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पास्ट। किसका ग्राफ है जी? जल्दी बताएं।
अरे पैराबोला तो है भैया, इक्वेशन बताओ। पैराबोला तो है ही। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4x का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं ठीक है, अगर मैं क्या करूं, 4a को 1 मान लूं, 4a को क्या मान लूं, 1 मान लूं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बोल सकते हैं। अरे भैया 4a को 1 तो मान सकते हैं ना, 4a को क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अगर 4a को 1 मानेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। क्या ये ग्राफ फंक्शन है, क्या ये ग्राफ फंक्शन है, बताएं क्या ये ग्राफ फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है सर, क्या ये ग्राफ फंक्शन है। अरे रिप्लाई करो सभी लोग, क्या ये ग्राफ फंक्शन है। अरे नहीं फंक्शन है भैया। यहाँ पे अगर एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हर रिलेशन, ये एक रिलेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। बहुत ही बारीकी वाली बात है बेटा, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, बट हर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, पैराबोला है। ठीक है ना, ठीक है जी रितेश, ये कौन सा फंक्शन है सर, ये भगवान मैं बोल रहा हूँ कोई फंक्शन नहीं है। कौन सी दुनिया में बाबू, ये कोई सा फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कौन सा रिलेशन है, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ग्राफ जरूर बोल सकते हो, ये पैराबोला ग्राफ है। कौन सा, कैसा कर्व है ये, पैराबोला का है, पैराबोला। कौन बोला भैया, पैराबोला। और अगर ये इसकी बात करूंगा मैं, तो ये किसका ग्राफ है, ये बताना किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का। क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, एक ही जगह पे कट करेगा। ये बात समझ में आ रही है, तो बहुत ही बारीकी वाली चीज है। कुछ बोलेगा सर ये वाला तो पैराबोला फंक्शन नहीं है और ये वाला फंक्शन है, तो उसके लिए क्या है, उसको रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी रितेश, आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट। ये रिलेशन है और ये रिलेशन फंक्शन भी है। ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है भैया, अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो फिर आपका इस तरीके से नहीं आएगा। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। अच्छा लेकिन ये अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ से y इक्वल्स टू, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं रूट ले लेता हूँ तो यहाँ पे y इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली मैं पॉजिटिव साइड रख रहा हूँ, दोनों तरफ अंडर, अगर मैं ऐसे लूंगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स आया, तो मैं नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, वैसे प्लस माइनस आएगा। चलो मैं पूरा प्रोसेस से ही बताता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर आप ही ने तो बोला था अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर मॉडुलस एक्स होता है। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, रूट ले लिया। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स। बेटा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स, और ये क्या होगा आपके पास, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। ये बात समझ में आ रही। अच्छा मॉडुलस ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा, तो ये मेरे पास ग्राफ आएगा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स का, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू क्या आएगा, y यहीं पे गलत लिखा है मैंने, ये सही कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पे आएगा मॉडुलस ऑफ y, मतलब आप ये लिख सकते हो कि बेटा ये जो मॉडुलस ऑफ y है ना, मॉडुलस ऑफ y किस में ब्रेक होगा, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ y रूट अंडर x है, तो ये जो y होगा ये किस में ब्रेक होगा, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x में ब्रेक होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये किस में ब्रेक होगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स में। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो ग्राफ होगा बेटा, किसका ग्राफ होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर इसका नेगेटिव लोगे तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। क्या होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, बिकॉज ये माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव।
इससे हम एक बात ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको रूट एक्स का ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ होता है किसका, रूट एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स का। अब रूट एक्स फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है, बात समझ में आ रही है। y इक्वल्स टू रूट एक्स तो रिलेशन है ही, और ये फंक्शन भी है। अगर आपने ध्यान से सारी की सारी क्लासेस अटेंड करी होंगी रिलेशन फंक्शन की, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। और अब ध्यान से सुनो, जो 10th स्टैंडर्ड में जो डाउट रहता है, इससे रूट एक्स जो हम लिखते हैं, ध्यान से सुनो यार, सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो हम लिखते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 5, ये लिखते हैं ना भाई, प्लस माइनस रूट, नहीं प्लस माइनस तो बाद में लिखते हो तुम लोग, ठीक है ना, जो हम लोग 9th-10th में जो करते हैं भाई, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं लिख देते हैं प्लस माइनस 5 लिखते हैं, है ना। तो सीधा यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 लिखते हैं, और इस अंडर रूट ऑफ 25 को लिखते हैं प्लस माइनस 5। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है बेसिकली। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 25, ये सिर्फ 5 होगा, प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से आता है। अब वो समझिए रीजन क्या था, समझिए, बिकॉज ये जो रूट अंडर है ना, इसका ग्राफ देखो कभी भी नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, इसलिए रूट एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है। तो जो हम लोग लिखते थे ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो जो एक्स जो ब्रेक हो रहा है, एक्चुअली ये मॉडुलस फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो प्लस माइनस में ब्रेक हो रहा है, और ये अंडर रूट ऑफ 25 है, और अंडर रूट ऑफ 25 अभी भी 5 है, ठीक है। ये प्लस माइनस तो मॉडुलस की वजह से है, और ये x है। आई होप आपको सारी की सारी बातें जो है समझ में आ रही है। तो हम लोग एक रॉन्ग तरीके से सॉल्व करते हैं इक्वेशन को 10th स्टैंडर्ड में, और वही जो होता है क्या, आगे कंफ्यूजन क्रिएट करता है पूरा 11th और 12th स्टैंडर्ड। कितने लोगों को बात समझ में आ रही भाई, जल्दी से मुझे बताएं कितने लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो आप सॉल्व करते हो, ठीक है ना, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्या है, ये वो बातें हैं जब आप बीच में इमीडिएट स्टेप में सॉल्व करते हो, तो उसमें आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसका जवाब आपके पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसका जवाब नहीं होता, और उसका बुक में भी कहीं कुछ है जिक्र नहीं है, वो तो सीधा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए आप इन सब छोटी छोटी बातों को बहुत ही गौर से ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए अभी से। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वाली क्लास को दोबारा देख लेना, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पहली बार पढ़ी है। क्लियर है सभी को, अंडरस्टूड करके सभी लोग रिप्लाई करो फास्ट, सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आ गया, ठीक है। एक लास्ट ग्राफ देख लीजिए, आई थिंक उसके बाद कोई ग्राफ नहीं है, जो भी है 9वां 10वां जो भी है लिख लेना। y इक्वल्स टू एक्स क्यू का ग्राफ, y इक्वल्स टू एक्स क्यू अगर आप ध्यान दीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यू। ये जो ग्राफ है आपका, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यू का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यू। थोड़ा सा अच्छे से बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनता है, ये इस तरीके से जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू एक्स क्यू का ग्राफ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कई सारी बातें सीखी, अलग अलग ग्राफ की बातें सीखी हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सो आई होप यू आर नॉट बोर्ड टुडे। आज हमने एक भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू feel this class to be interesting and how many feel this class to be bored? कितने लोगों को बोरिंग लगा, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, जल्दी से बताइए। बिकॉज इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चंस तो तभी करेंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जितनी मेरे को थ्योरी पढ़ानी थी, सारी की सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब इसमें देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें आप लोग बताएंगे कितने लोगों का, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप लोग, चलिए यही कर लीजिए।
1 upon under root of x minus greatest integer of x. Find domain. निकाल लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो जल्दी से बताइए, फास्ट रिप्लाई करिए, फटाफट फटाफट रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए। जल्दी। जल्दी बताइए भाई, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? R माइनस जेड। अरे वाह, तो खतरनाक आदमी हो भाई। सभी का यही आंसर आ रहा है, R माइनस जेड। ध्यान से देखिए भाई, सभी लोग ध्यान से देखो। R और Z ये सब क्या है पता है ना? R क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। Z क्या होता है? इंटीजर होता है। देखो, सबसे पहली बात जो डोमेन में हमें बात करनी होती है, ठीक है ना, डोमेन में बात करनी होती है कि जो रूट के अंदर का जो नंबर है ना, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो सकता। मतलब कंडीशंस क्या होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, अगर fx को डिफाइन होना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हम क्या सोचेंगे हमेशा कि ये फंक्शन किस कंडीशन में डिफाइन होगा, और फिर हम वहां से डोमेन रेंज की बात करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से कंडीशन आ जाएगी यार कि x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप ये सोचिए कि भाई अभी जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का कॉन्सेप्ट पता है वो आराम से क्वेश्चंस करेगा। अब आप कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ में आ रहा ना, एक वैल्यू लेके चेक करो 1.2। इसमें x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू है 1.2। एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2? बताओ जल्दी से, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2? ये आएगा 1। तो बताना कौन बड़ा हो रहा है? कौन बड़ा हो रहा है इसमें? x बड़ा है कि नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से? अरे बोलो, क्या इसमें x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा है? अच्छा, एक और वैल्यू लेके चेक करते हैं, 2.93। इसमें ये x की वैल्यू है 2.93। अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 होगा। तो क्या 2.93 2 से बड़ा होगा? मतलब हर कंडीशन में सही होगा। लेकिन अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं, x की जगह पे 2 रख दूं, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2? 2। और x की वैल्यू भी क्या है? 2 है। इस केस में तो दोनों बराबर आ गए। मतलब कि क्या? कि दिस वैल्यू, दिस रिलेशन is not satisfied, is not satisfied for x belongs to integers, x belongs to integer। x की वैल्यू किस पे बिलोंग करेगी? इंटीजर को बिलोंग करेगी। तो ठीक है, 0 क्या लिख रहे हो साहिल माने? साहिल माने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आंसर ओके। तो x अगर इंटीजर को बिलोंग करेगा तो नहीं करेगा, मतलब सारी की सारी वैल्यूज के लिए सही होगा। मतलब डोमेन इसका क्या होगा? व्हाट विल बी द डोमेन
ये हर के लिए तो सही होगा भैया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, एक्सेप्ट जहां जहां इंटीजर होगा वो माइनस कर देंगे, तो r माइनस z है। डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन उन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से क्या माइनस करना होगा, इंटीजर वैल्यू को माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, बिकॉज इंटीजर पे दोनों क्या हो जाएगा, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, r माइनस ग्रेटेस्ट r माइनस z। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को। ठीक है जी, ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है सभी को, ये बात समझ में आ रही है सभी को, बोलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ये वाला इसका डोमेन बताइएगा। आपके पास एक फंक्शन है fx 1/√x माइनस मॉड x, ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा, ये बताइएगा। व्हाट विल बी द डोमेन, व्हाट विल बी द रेंज, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, जल्दी बताएं जी फास्ट। व्हाट विल बी द डोमेन एंड व्हाट विल बी द रेंज। इसका डोमेन क्या रहने वाला है, इसका रेंज क्या रहने वाला है। जल्दी बताओ जी फास्ट, क्या आंसर आएगा, जल्दी रिप्लाई करो फटाफट सभी लोग। नो डोमेन, कोई डोमेन नहीं होगा इसका। r माइनस 0 टू इन्फिनिटी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मतलब r माइनस 0 टू इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि नेगेटिव रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर में से आपने नेगेटिव को सारे के सारे रियल नंबर में से आपने पॉजिटिव हटा दिया, दैट मींस नेगेटिव रियल नंबर की बात करो, दैट मींस आपके अकॉर्डिंग माइनस r होगा। आप r माइनस 0 टू इन्फिनिटी कहने का मतलब नेगेटिव r, राइट। देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। देखिए क्या नेगेटिव आर पे ये डिफाइन हो जाएगा, कैन ये क्या ये नेगेटिव आर पे जो डिनोमिनेटर है वो डिफाइंड रहेगा। कोई भी एक नेगेटिव नंबर लो और चेक करो, आप जो बोल रहे हो नेगेटिव नंबर लो और कोई भी नेगेटिव नंबर लो और चेक करो क्या वो डिफाइंड होगा। टेक एनी नेगेटिव नंबर एंड प्लीज चेक इट, क्या वो डिफाइन होगा या नहीं होगा। जो माइनस आर बोल रहे हैं, कोई भी एक नेगेटिव नंबर लो, कोई भी आपका जो फेवरेट हो, रूट भी है ना तो इमेजिनरी बन जाएगा, तो इमेजिनरी बनते ही क्या वो डोमेन में काउंट होगा, क्या इमेजिनरी बनते ही वो डोमेन में काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, तो डोमेन क्या होगा, नल सेट बनेगा। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे यार कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो x माइनस जो मॉडुलस ऑफ x है, ये वाली वैल्यू एक्चुअली अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं रहता तो 0 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 0 भी नहीं होगा, ये ग्रेटर देन कंडीशन आ जाएगी यार, x शुड बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x, ये आएगा। अब x मॉडुलस ऑफ x से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपको तीन ही चीजें चेक करनी होती है। कोई भी नंबर, ध्यान से सुनो, आज के बाद से एक जनरल चीज बना लो,
कभी भी आपको नंबर्स का केस का है तो आपको 3 चीजें चेक करनी होंगी। आपको कितनी चीजें चेक करनी होंगी? 3। आपको देखना होगा x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू लेस देन 0। तो भाई 0 तो है ही नहीं। अब इस नंबर में ग्रेटर देन रखो कोई भी, मान लेते x की वैल्यू आपने रख दी 5 रख दी, ठीक है, या 5.2 रख दी, तो भैया 5.2 क्या ग्रेटर देन 5.2 होगा? पहले इतना ही लॉजिक लगाओ, क्या 5.2, यहाँ पे मैंने रखा 5.2 या 5 ही रखा, कुछ भी रखा, इसका जो मॉडुलस 5.2, क्या ये रिलेशन सही है? 5.2 ग्रेटर देन 5.2? भैया सरासर गलत है। 5.2 तो 5.2 के बराबर होता है, इस केस में सही नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 के केस में सही नहीं होगा। अच्छा, इक्वल टू 0 के केस में वैसे ही नहीं होने वाला है, बिकॉज ये डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। लेस देन के केस में बात करते हैं, लेस देन के केस में बात करते हैं -5.2, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ले लो, -5.2। ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या आएगा? -5.2। सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ -5.2, तो -5.2 ग्रेटर देन व्हाट इज दिस -5.2, तो बेटा 5.2 हो जाएगा। बताओ ये रिलेशन सही है गलत है? ये रिलेशन गलत हो जाएगा, तो ना ही तो ये पॉजिटिव वाले रिलेशन के लिए सही होगा। if x is greater than 0, this relation will not be true. For x less than 0, this relation will not be true. For x is equals to 0, this is also not true, because at x is equals to 0, denominator becomes 0 and overall function is not defined. That means what will be the domain? Domain will be a null set phi. How many of you understood this? How many of you understood this? Clear है सभी को? रेंज आप निकालेंगे, हाउ यू कैन फाइंड द रेंज? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाउ यू कैन फाइंड द रेंज? रेंज आप होमवर्क में लिखेंगे, जस्ट राइट द रेंज होमवर्क। होमवर्क लिखेंगे भाई, इसका रेंज क्या होगा? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका रेंज क्या होगा? ठीक है, हिंट दो कैसे निकालेंगे, हिंट देता हूं मैं, ठीक है, हिंट दूंगा, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा होमवर्क का। मैंने आपको 2 होमवर्क दिए अभी तक। कौन सा? एक तो आपका लीस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाना, ठीक है, और दूसरा ये वाला, देखो आप क्या करोगे, लॉजिकल थिंकिंग लगाओगे। पहली चीज लॉग का वीडियो भी, हाँ लॉग का वीडियो देखिएगा, यस समझ में आ जाएगा, इतना आपको बता दिया तो लॉग का वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप सबसे पहले देखोगे कि x माइनस जो मॉडुलस ऑफ x है ये कहां से कहां तक लाई करेगा। आप इसका रेंज देखोगे कि x माइनस मॉडुलस ऑफ जो x है, आप इसको ऐसे फंक्शन मान लो y इज इक्वल्स टू x माइनस मॉडुलस ऑफ x। फिर आप इसको मानोगे y इज इक्वल्स टू x माइनस ये जो मॉडुलस ऑफ x है, ये जो मॉडुलस ऑफ x है ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। ये होगा एज इट इज आएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और ये आएगा x माइनस ऑफ माइनस x जब ये आएगा आपका x की वैल्यू लेस देन 0। मतलब आपके पास y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू फंक्शन आएगा 2x। ये 2 स्थिति में फंक्शन आ रही है, तो इसका आप बताएंगे कि ये वैल्यू कहां से कहां तक डिपेंड कर रही है। ये 90% मैंने आपको बता दिया कि x माइनस मॉडुलस फंक्शन ऑफ x का रेंज बताएंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे और उससे आपका आंसर आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जो समझदार व्यक्ति हैं इसका जवाब दे सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए, फास्ट। कोई बात नहीं, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, नहीं आएगा तो जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, तो नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस, अटेंडेंस दीजिए। और हाँ, होमवर्क लिखिए, होमवर्क कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। रुको, रुक जाओ भाई, रुक जाओ।
जाओ, कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कल की क्लास में एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। मोस्टली एनसीईआरटी आधे घंटे में हो जाएगा, अगर आप लोग पूरा करके लाना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से हर इंस्ट्रक्शन सुनो। अब आप लोग जो होमवर्क भेजते हो मेरे पास पूरा का पूरा, देखो 1 मिनट टाइम दो मुझे, दिखाता हूँ आपको। ये कौन है यार? ये विनोद। विनोद, अबे बेवकूफों सुधर जाओ, ये विनोद काम नहीं आने वाला तुम्हारा, तुम सुधरोगे नहीं है। कौन है ये खतरनाक व्यक्ति? देखो ध्यान से सुनो, आप लोग जो होमवर्क भेजते हो, पहली बात तो भेजते ही नहीं हो, और अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आप लोग होमवर्क नहीं भेजोगे तो। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है टीचर्स वाले ऐप में, आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो अभी, ठीक है? देखो जी, ये आप लोग का क्लास है, यहाँ पे ओपन किया मैंने। अभी तक मैंने जितने भी होमवर्क दिए हैं इसमें से बहुत ही कम लोगों ने, देखो अभी दिखाता हूँ मैं, जो पिछली क्लास में जो दिया था मैंने, रिलेशन एंड फंक्शन 10 सितंबर को पोस्ट किया था, ये है। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, अभी दिख रहा है? यू ऑल आर एबल टू सी दिस? 25 लोगों को असाइन किया गया था, जितने इस बैच में स्टूडेंट्स हैं, कितने लोगों ने किया है? 0 लोगों ने। तो सबसे पहले जब आप कल आओगे तो मैं सबसे पहले ये ओपन करूंगा, बेटा समझ जाओ, सबसे पहले ये ओपन करूंगा। और अगर यहाँ पे आपका नाम है तो आप क्लास में स्टे करोगे, नहीं तो आपको कल की क्लास अटेंड करने का कोई हक नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और कल की क्लास में आपको क्या करना है, होमवर्क क्या रहेगा वो लिखिए। होमवर्क रहेगा आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी विथ ऑप्शनल, अगर आपके आराम से 2 घंटे में हो जाएगा पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ठीक है ना? पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा डिस्कशन में लगेगा, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो होमवर्क करके लाइएगा, बिकॉज होमवर्क देखो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ। तो अगर आपका होमवर्क नहीं रहेगा तो आपके पेरेंट को कॉल करके बोल दिया जाएगा आज की क्लास के लिए वो एलिजिबल नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है? सर कल एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है बेटा तुम्हारा? कौन सा एग्जाम है? कितने लोगों का एग्जाम है? अब तो सबका एग्जाम आएगा, जल्दी से मेरे को बता दो भाई, जितने लोगों का एग्जाम है पहले ही बता दो। एक आदेश का एग्जाम है, और किसका एग्जाम है? ठीक है, और किसी का है? मेरा भी है, ठीक है। जितने लोगों का एग्जाम है चलो वो लोग आप देखो, जो कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करना, ठीक है? बट जितने लोगों का एग्जाम नहीं हो पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके आना भाई, ठीक है? कल की क्लास में एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा, नहीं पूछोगे तुम्हारा पार्ट छूट जाएगा, सिंपल है। चलिए, और 1 घंटे में डिस्कशन कंप्लीट होगा, और 1 घंटे में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? आप आई थिंक नहीं हुआ ना कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के बैच में? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। I hope you all have given your attendance.